So guys, welcome back to AS Business 9609. We were on business growth. हमने कल की क्लास के अंदर business growth start किया था. We are done with the concept of business growth. Then we discussed the examples of growth. Then we discussed why the owners want to grow, what are the reasons. Then we started with the different types of methods of growth, internal, external, internal के methods, external के method, integration, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें थी, मर्जर और टेक ओवर. वी आर डन विद दैट. देन वी स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. वी आर डन विद द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन along with the reasons. We start with the vertical integration. We are done with the forward backward integration along with the reasons. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे पास आगे क्या है, आगे कौन सी हमारे पास इंटीग्रेशन है. So the third type of the integration is known as conglomerate integration. Now sir, what is conglomerate integration? Conglomerate integration का मतलब क्या होता है हमारे पास? What is the concept? आज उस जरा सुनते हैं, हमारे पास समझते हैं. आप समझ जाएंगे with examples. रिलायंस एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है. अब रिलायंस कौन सी वाली? अंबानी इंडिया वाली बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है. दे आर इनटू telecom, they are into entertainment, they are into construction, they are into education. तो इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्ग्लोमरेट होते हैं उसका मतलब है डाइवर्सिफिकेशन. और जो डाइवर्सिफिकेशन है वो थ्रू इंटीग्रेशन है. अब सर मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर तो हमारे पास दो बिजनेसेस होते हैं और जो दोनों बिजनेसेस हैं दे आर यूनाइटेड थ्रू मर्जर और टेक ओवर. लेकिन इसके बीच में यहाँ पे जो मर्जर या टेक ओवर हो रहा है या इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस, दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कंप्लीटली डिफरेंट है. जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स है कि एक कार मैन्युफैक्चरर टेक्स ओवर एन ए लेवल्स कॉलेज. अब वो कार मैन्युफैक्चरिंग है मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और एजुकेशन इज द डिफरेंट इंडस्ट्री. तो दोनों इंडस्ट्री क्या है हमारे पास? दोनों मार्केट्स डिफरेंट है, दोनों इंडस्ट्रीज क्या है? डिफरेंट है. और नंबर टू, परफेक्ट कॉन्ग्लोमरेट का मतलब तो होता है हमारे पास कि डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी है. अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास, गौर से सुनना और समझना इस चीज को कि एक जो परफेक्ट कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन है उसका तो मतलब ये है कि व्हेन द टू बिजनेसेस आर इंटीग्रेटिंग आइदर थ्रू मर्जर और टेक ओवर, they both belong to the different industry and they both operate at the different stage of production. इंडस्ट्री भी डिफरेंट है और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट है हमारे पास. तो ये तो होता है परफेक्ट कॉन्ग्लोमरेट कि उनके बीच में नथिंग इज कॉमन. कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ना इंडस्ट्री मार्केट कॉमन है ना पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कॉमन है. तो इट इज अंडरस्टैंडेबल. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन के अंदर इट इज एक्सेप्टेबल कि इंडस्ट्री आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम हो. एक हमारे पास कार मैन्युफैक्चरर है, वो एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चर को क्या कर रहा है? टेक ओवर कर रहा है. तो इट इज ऑल्सो अ कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन कि वो एक ऐसे बिजनेस को टेक ओवर या उसके साथ मर्ज हो रहा है जो कि उसकी डिफरेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है. सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन. अब से कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन हमारे पास होती क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन? कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन विल बी यूज्ड एज अ रिस्क डाइवर्सिफिकेशनल स्ट्रेटजी. Why it is known as the risk diversification strategy? What is the reason? देखो अब हमारे पास यहाँ पे मैं आपसे कुछ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ. यू नो पेप्सी कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी फर्म है हमारे पास. अब पेप्सी की स्ट्रेंथ क्या है, उसी की वीकनेस भी एक. पेप्सी की स्ट्रेंथ ये है कि दे आर इनटू फूड एंड बेवरेजेस. दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है. दे हैव 56 प्रोडक्ट्स अंडर द रूफ एंड दे ऑल आर फूड एंड बेवरेजेस. लेस, बेबी, डोरिटोस, पेप्सी, स्लाइस, ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फूड एंड बेवरेज हैं. तो इट्स अ स्ट्रेंथ कि बाय फूड एंड बेवरेजेस के अंदर दे हैव अ कंपैटिटिव एडवांटेज, दे आर स्पेशलाइज्ड इन द फूड एंड बेवरेजेस. लेकिन ऑन द अदर हैंड इट्स अ वीकनेस एज वेल क्योंकि डाइवर्सिफाइड नहीं है. एक ही पर्टिकुलर कंपनी है जो फूड और बेवरेजेस के अंदर डील कर रही है, उनकी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री नहीं कि कोई दूसरा प्रोडक्ट या दूसरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहा है. तो इसकी वजह से उनका रिस्क क्या हो गया? हाई हो गया. तो कभी कभार ऐसा होता है कि when the businesses are growing, तो in order to diversify the risk, they extend their hands and they extend their approaches into the different industries and different markets, ताकि वो यहाँ पे easily जो है ना वो diversify करके grow हो सके further.
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन का रीजन होता है वो यही रीजन होता है कि इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द रिस्क दे एंटर एंड दे मर्ज और दे कोलैबोरेट और दे टेक ओवर द अदर बिजनेस इन द डिफरेंट इंडस्ट्री, दैट इज। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैन लीड टू द फेलियर। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूं तो आई नो दैट हाउ ओ लेवल्स ए लेवल्स मार्केट वर्क्स, किस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार होता है, मॉडल है इन एजुकेशन इंडस्ट्री का। आई नो, आई एम फेमिलियर विद बिकॉज आई एम ऑपरेटिंग इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ विद अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चर तो आई डोंट नो हाउ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस एंड आई डोंट नो हाउ द क्लोथिंग बिजनेस वर्क्स। तो इट कैन बी अ रीजन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से अक्सर बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द केस कि on the other hand lack of experience can lead to the failure and it can be a threat to the business that is diversifying or that is actually involved in the conglomerate integration। लेकिन हमारे पास एक चीज और भी होती है that is known as cross financing। now what is cross financing, cross subsidizing? ये भी एक चीज होती है, सुनिएगा समझिएगा क्या होता है cross financing, cross subsidizing। क्रॉस फाइनेंसिंग, क्रॉस सब्सिडाइजिंग का मतलब होता है हमारे पास कि लेट सपोज यहाँ पे एक बिजनेस है, एग्जांपल लेते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम है, उसका ए लेवल्स कॉलेज भी है, ओ लेवल्स स्कूल भी है। अब ए लेवल्स कॉलेज यहाँ पर है और ओ लेवल स्कूल यहाँ पर है। ए लेवल्स कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ एडमिशंस हैं, दे आर 1500 1600 स्टूडेंट्स, दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन ओ लेवल स्कूल नहीं चलता, कुछ ही बच्चे होते हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, नंबर ऑफ एडमिशंस नहीं है। तब वो ए लेवल्स कॉलेज ओ लेवल्स स्कूल को क्रॉस फाइनेंस करके चला सकता है कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को यहाँ पे इन्वेस्ट करे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, के स्कूल फर्दर ग्रो करे। तो ये कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन के अंदर इट्स एन एज कि व्हेन यू डाइवर्सिफाई, तो आप तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा एक्सेल कर रहे हैं, आप अपनी मार्केट के अंदर बहुत ग्रो हो चुके हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप अपने फाइनेंस को यूज कर सकते हैं टू डेवलप दैट पर्टिकुलर बिजनेस एज वेल। दिस कैन बी अ बेनिफिट ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट। अब से दुनिया में कॉन्ग्लोमेरेट के इंटीग्रेशन, यूएस के अंदर हमारे पास अमेजोन ने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को टेक ओवर कर लिया। अब अमेजोन ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, रेस्टोरेंट, डिफरेंट इंडस्ट्री है, उसको कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास जर्मनी के अंदर हुआ ये था कि शिनाइडर इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जिसके अक्सर स्विच बोर्ड्स और पैनल्स आते हैं, उसने वहां पे यूके की एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या कर दिया, टेक ओवर कर लिया। अब वो शिनाइडर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पैनल्स और स्विच बोर्ड्स बनाती है, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है, और वहां पे यूके के अंदर ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर बिजनेस को टेक ओवर किया, तो ये बिल्कुल अलग है। तो व्हेन द टू बिजनेसेस आर इंटीग्रेटिंग एंड दे बोथ बिलोंग टू द different industry and even if they are at the same stage, so it will be a conglomerate, or agar different stage hai, so it will be known as a perfect conglomerate integration। Now we are done with the integration, vertical, horizontal, conglomerate। नाउ वी हैव समथिंग जो कि कुछ अदर एरियाज हैं हमारे पास जो कि असेस हो भी सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। तो आज जरा समझते हैं टेक ओवर। अब टेक ओवर का मतलब है कि वन वन बिजनेस बाइज आउट मोर देन 50% ऑफ ओनरशिप ऑफ अनदर बिजनेस, इट इज नोन एज टेक ओवर। वी आर डन विद दैट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपसे सवाल ये है कि सर जब टेक ओवर होता है तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर, वन इज नोन एज हॉस्टाइल एंड द अदर वन इज नोन एज फ्रेंडली। व्हाट इज द डिफरेंस? Hostile is when the acquirer wants to target the company they are not welcoming, the acquirer predator directly targets the shareholder। मतलब business is failing, business is not working, or the business is not succeeding financially, business बड़ा struggle कर रहा है financially, शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी नहीं दे रहा, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे जो ना वो प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, सब कुछ है। तब हो क्या रहा है कि मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग, मैनेजमेंट और जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट विलिंग कि यार ये कंपनी बिके और ये कुछ ऐसा हो। तो अब यहाँ पे बिड लग रही है, दूसरी कंपनीज ऑफर दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू सेल। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी है, कंपनी के शेयर्स किसके पास हैं? शेयर होल्डर्स के पास। तो अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं बेच रही तो मैं शेयर होल्डर्स के पास चले जाऊंगा और शेयर होल्डर्स को कहूंगा ये लो पैसे, डबल पैसे, जो शेयर प्राइस है उससे ज्यादा पैसे ये लो और कंपनी मुझे दे दो। और शेयर होल्डर्स ने अगर बेच दी तो उसका मतलब क्या हुआ? टेक ओवर हो गया ना, सिंपल। तो यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर के अंदर होता क्या है कि जो एक्वायरर कंपनी या कंपनी दैट वांट्स टू टेक ओवर, वो यहाँ पे मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है, बट द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट विलिंग टू सेल।
तो यहाँ पे हाउ द टेक ओवर इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो यहाँ पे फिर एक्वायर कंपनी डायरेक्टली जाती है शेयर होल्डर्स को और उनको कहती है कि आप अपने शेयर्स हमें बेच दें, और जब शेयर्स बेच दिए तो ओनरशिप मेरे पास आ गई, तो ऑटोमेटिकली टेक ओवर हो गया. So why it is hostile? Because it is against the willingness of the management and board of directors. That's why it is known as the hostile takeover. और जो फ्रेंडली टेक ओवर है उसके अंदर तो बहुत आसान है कि हम जाते हैं बिकॉज अ कंपनी इज नॉट वर्किंग वेल या वॉट एवर द रीजन ऑफ द टेक ओवर इज, एक्वायर कंपनी जाती है और कहती है कि हमें आपका बिजनेस चाहिए, आप बेच रहे हैं तो बेच दें. तो विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, फ्रेंडली टर्म्स, गुड टर्म्स एंड कंडीशंस पे द टेक ओवर टेक्स प्लेस. So that's why it is known as a friendly. So there are two different types of takeover. Okay, guys. So we are done with the hostile and friendly takeover. In 2009, Kraft made a hostile bid of taking over Cadbury, a chocolate manufacturing business. ठीक है, तो ये नहीं हुआ था हमारे पास, लेकिन इट्स अ केस. अब आपके पास प्रॉब्लम्स ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर से, दिस इज द एरिया जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है. एनालाइज टू प्रॉब्लम्स दैट अ बिजनेस कैन फेस आफ्टर द मर्जर और द टेक ओवर आफ्टर द इंटीग्रेशन. आपके पास सवाल आ सकता है. तो ये पॉसिबल एरिया है जो कि यहाँ पे है, मैंने लिख दिया है कि ये पॉसिबल एरिया ऑफ द असेसमेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है. तो नंबर वन, कोपिंग अप विद डिफरेंट कल्चर. भाई दो बिजनेसेस हैं, दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्री हो सकता है, या दो अलग अलग बिजनेस सेम इंडस्ट्री की क्यों ना हो. द कल्चर, बिजनेस प्रैक्टिसेस, वर्किंग कंडीशंस कैन बी डिफरेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं. और स्पेशली हमारे पास व्हेन देयर इज अ मर्जर, तो किसका कल्चर फॉलो होगा, किसकी वर्किंग कंडीशंस फॉलो होंगी. सो इट मे लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स. एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द वर्कर्स आफ्टर द इंटीग्रेशन के चेंज आ रहा है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ टेक ओवर, तो नई कंपनी अपने रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लीमेंट कर रही है. तो नहीं हमारे पास होता है कि लड़की जब शादी करके नए घर पे जाती है तो वहां पे तो अलग, अम्मा अब्बा के घर पे मस्त जिंदगी थी, वहां पे सड़ी हुई सांस मिल रही है, तो वो तो बोली ये करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ये सब कुछ करो, तो मुश्किल हो रहा है ना भाई. सही है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा. एम्प्लॉयज मे हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पे एंड कंडीशंस. ये भी एक चीज हो सकती है कि एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हो सकता है रिगार्डिंग द पे, क्योंकि आफ्टर द टेक ओवर और आफ्टर द मर्जर शायद पॉलिसीज चेंज हो जाए, नई कंपनी के साथ हम मर्ज करें तो विद द म्यूचुअल डिसीजन सम न्यू थिंग्स आर टेकिंग प्लेस. या फिर आफ्टर द टेक ओवर तो ऑब्वियसली हमारी जो पे और कंडीशंस होंगी वो तो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक्वायर कंपनी अपने हिसाब से वर्किंग कंडीशंस को, पे को, पेमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस करेगी. एम्प्लॉयज बिहेवियर बिफोर इट वाज प्लेस्ड, नाउ इट इज क्रिटिसाइज्ड. जब तक मर्जर नहीं हो रहा, टेक ओवर नहीं हो रहा, तब तक एम्प्लॉयज बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये टेक ओवर करवाना था, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था. लेकिन जैसे ही टेक ओवर हो गया तो अब वर्किंग कंडीशन चेंज हो गई हैं, वर्कर्स की अप्रोच चेंज हो गई है, मैनेजमेंट इज नॉट लिसनिंग टू द वर्कर्स, पार्टिसिपेशन नहीं है, वर्कर्स को रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकग्निशन नहीं मिल रहा. तो नाउ दे आर क्रिएटिंग द टॉक्सिक कल्चर फॉर द वर्कर्स टू लीव, वो खुद चले जाए. Diseconomies of scale, despite increase in technology, communication can be a problem, leading to demotivation and lack of coordination. मतलब सर, बिजनेस ग्रो हो गया बहुत ज्यादा वर्टिकली. पहले एक था ना, अब मर्जर के बाद, टेक ओवर के बाद और एक्सपेंशन हो गई है. तो जब टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बीच में इतने सारे लेवल्स आ गए हैं, इतने सारे मैनेजमेंट के लोग हैं, इतने सारे वर्कर्स हैं, तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, टू कोऑर्डिनेट. डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, एरर्स एंड मिस्टेक्स होंगे, क्लियर ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस नहीं होंगे, वर्कर्स में फील रिमोट. तो इन सारी चीजों से हमारे बिजनेस में जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, और जब एफिशिएंसी कम हो जाती है तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी. एंड व्हेन द कॉस्ट इंक्रीजेस, सो इट इज नोन एज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द रिडक्शन इन कॉस्ट, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट. Less involvement of the staff due to less focus and less motivation. Workers are not going to participate, workers are just working, बस वो अपने काम कर रहे हैं बस, they are not motivated, lack of participation है. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनकी भी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम. ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि डीमोटिवेशन है, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द मर्जर्स एंड टेक ओवर्स. तो अगर आपके पास सवाल आता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, वॉट एवर द क्वेश्चन इज, तो वी हैव नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड. देन स्टेक होल्डर्स एंड द इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे ये स्टेक होल्डर्स होते क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर, लेकिन सुन ले. स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है बिजनेस से, मैनेजमेंट,
एम्प्लॉयज, कस्टमर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, सप्लायर, बैंक, ये सारे के सारे लोग बिजनेस से कनेक्टेड हैं. एंड व्हेन द मर्जर और द टेक ओवर टेक्स प्लेस, सो इट्स अ पर्टिकुलर डिसीजन जो कि इन सारे लोगों को पॉजिटिवली नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है. कैसे, आ जाए देखें. एम्प्लॉयज, increased threat of job insecurity becomes a main issue amongst the employees, cutting off unnecessary staff. अब यहाँ पे ये हो रहा है कि आफ्टर द मर्जर और आफ्टर द टेक ओवर, व्हेन द एक्वायर्ड कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग ओवर, तो शायद पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दे, नए एम्प्लॉयज को हायर करें या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें आफ्टर द मर्जर, क्योंकि अब रिसोर्सेज शेयर हो गए, वी हैव मोर फाइनेंस, वी कैन अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी. तो वर्कर्स की जॉब क्या हो जाएगी, इनसिक्योर हो जाएगी. सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ थ्रेट टू द वर्कर्स कि उन्हें निकाला जा सकता है, सब कुछ है. तो ये इम्पैक्ट आ रहा है ऑन द एम्प्लॉइज. Shareholders, they expect good returns by mergers and takeovers due to greater economies of scale and lower cost. So after the merger, shareholders expect करेंगे, now the company is expanded, now the company is more profitable, so they are going to give more dividends. Number two, after the merger, value of the companies combined हो गई हैं, तो share price भी बढ़ जाएगा, तो they can expect increase in the share price. This is an impact and this is the expectation of the shareholder from the company. Customers, lower prices, more innovative products due to the enlargement of the business, but now loss of choice between two businesses. Jazz and Varet, दो ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन आफ्टर द इंटीग्रेशन नाउ दे आर यूनाइटेड, तो मेरे पास ऑप्शन एक बचा, तो लॉस ऑफ चॉइस है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, बीइंग अ जैज कस्टमर, वारिद की एलटी मेरे पास आ गया, क्योंकि वारिद के पास एलटी थी, जैज के पास नहीं थी, तो मेरे पास वो भी आ गया. तो जब बिजनेसेस कंबाइन होते हैं, बिजनेसेस यूनाइट होते हैं, दे शेयर द यूएसपीज एंड द एडवांटेजेस ऑफ ईच अदर, व्हिच इज गोइंग टू बेनिफिट द कस्टमर्स. Government, chances of increasing employment, more tax revenue to the increase in operation. अब गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करेगी कि बिजनेसेस जब ग्रो हो गए हैं, तो नाउ दे आर गोइंग टू पे आउट मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट, and there are more chances of employment because of the expansion. Now the business need more employees. Competitor, it is bad news for newly enlarged business rivals. The new business has greater resources to invest in product development and promotion. Now it will be a threat to the competitor. कि कंपैटिटर के पास चॉइस नहीं है, कंपैटिटर के लिए कंपटीशन और ज्यादा इंटेंस हो गया है बाय द इंटीग्रेटेड बिजनेस. क्योंकि जब इंटीग्रेशन हो गई है, तो नाउ द बिजनेसेस आर गोइंग टू शेयर द रिसोर्सेज, businesses are going to share the ideas, they are going to develop new products, they are going to spend on marketing. तो इससे जो competitors हैं वो और ज्यादा threatened feel कर रहे हैं. So these are the impact on the different stakeholder group. तो अगर आपके पास सवाल आ जाता है, explain one impact on shareholder after the merger and takeover or customer, तो आप easily क्या कर सकते हैं, explain कर सकते हैं. अब आपके पास है strategic alliance. इसको जरा सुनते हैं, समझते हैं हमारे पास कि what is strategic alliance and how it is different from joint venture. देखो, जॉइंट वेंचर के अंदर तो ये था कि दो तीन बिजनेसेस मिलके एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी नोन एज द डिफरेंट एंटिटी. एज वी हैव स्टडीड कि गूगल मैप इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ नासा एंड द गूगल, तो गूगल मैप एक अलग प्रोजेक्ट है. स्ट्रेटेजिक अलायंस इज डिफरेंट. स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं और हादी एक जगह पे खड़े हुए और हमें सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मैंने आदि को बोला एक काम करते हैं, हम करीम या ओबर बुक करवाते हैं, राइट, और हमें दोनों को सेम जगह पे जाना है, तो हम यहाँ पे कॉस्ट को शेयर कर देंगे, आधे पैसे तू देना भाई, आधे पैसे मैं दूंगा, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि वी हैव द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव टू अचीव. तो वी आर अलाइनिंग आवर स्ट्रैटेजी. तो इसी तरीके से एक बिजनेस है, वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करता है, दूसरा बिजनेस है वो भी वहां पे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करता है फ्रॉम द सेम कंट्री. तो अगर हम मिलकर ऑर्डर देंगे, तो हमारी जो शिपिंग कॉस्ट होगी वो डिवाइड हो जाएगी. क्या हमने कोई नया बिजनेस बनाया, नहीं, हमने अपनी स्ट्रेटजीज अलाइन कर दी है, हमने अपने रिश्तों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज वी हैव द सेम ऑब्जेक्टिव और द सेम डेस्टिनेशन. तो स्ट्रेटेजिक अलायंस आर एग्रीमेंट्स टू कोऑपरेट बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव. कोई थर्ड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, कोई नई एंटिटी फॉर्म नहीं कर रहे. The difference between the joint venture and strategic alliance is that in the case of alliances, a new enterprise is formed to carry out the common project. The operating business that make up a strategic alliance carry out their operations and separate forms. ऐसा नहीं है कि जॉइंट वेंचर की तरह हम यहाँ पे कोई थर्ड एंटिटी क्रिएट करेंगे, हम अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पूरी एग्जांपल है, क्या कॉफी शॉप पार्टनर्स विद बुक स्टोर वेयर पीपल कैन लुक फॉर द लेटेस्ट बेस्ट सेलर्स एंड टेक अ कॉफी ब्रेक इन वन गो, thus targeting customers for both.
क्यों? It can be local, national, or global. It like working together in a win-win situation. It's like sharing of resources for a common goal. For example, Company X and Company Y may decide to combine the distribution facilities so that they can share the mutual resources and cut the cost of shipping. Same strategy, Liberty Books in Gloria Jeans Coffee, Sindhi Muslim Karachi. हमारे पास ये था. लिबर्टी ने हमारे पास सुनना हुआ क्या. पहले तो हमारे पास यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स की जो सिंधी मुस्लिम वाली ब्रांच थी वो बहुत बड़ी थी हमारे पास. अब तो वो बड़ी कंप्रेस होकर छोटी सी रह गई है. तो वहां पे लेफ्ट साइड पे लिबर्टी बुक ने तकरीबन 10 या 15% ऑफ द एरिया एक्वायर किया हुआ था ऑफ द ग्लोरिया जीन्स. अब कस्टमर आते थे तो लिबर्टी बुक से कुछ बुक्स भी खरीद लेते थे कभी कभार, और हमारे पास कॉफी भी ले लेते. तो एक ही जगह पे दोनों अपने रेंट की कॉस्ट को शेयर कर रहे थे, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे थे, सो दैट दे कैन बोथ टारगेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स. तो क्या लिबर्टी बुक्स ने और ग्लोरिया जीन्स ने कोई नया बिजनेस बनाया? नहीं, सिंपली रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं सो दैट दे कैन गेट द नंबर ऑफ कस्टमर. Uber, an online cab company, alliances with Spotify and app gives access to millions of songs and podcasts. This alliance gives the customer to customize their rights in their terms of music playing in the car. तो Spotify को सब्सक्राइबर चाहिए, Uber को राइट्स चाहिए, तो सिंपली हमने यहाँ पे Uber के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करी कि those people who are going to get the right from the Uber, they can get free access to the Spotify premium. So this is how Spotify can get the number of streamers online, and this is how the Uber can get the number of customers. So this is known as strategic alliance. हम किसी और के साथ मिलके यहाँ पे कोई थर्ड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे. We are just sharing the resources because we have the common and the same goal to achieve. So this is known as the business growth and the areas that we need to cover. थोड़ा जल्दी हमारे पास इसके लिए कवर हो गया क्योंकि ये फाइल पूरी रेडी थी. आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाइल एंड दिस इज व्हाट अबाउट बिजनेस ग्रोथ.